This is a new video, and in that video I'm going to cover the vector calculus, specifically integration part. And यहाँ पे मैं बेसिकली चार तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं, मतलब चार तरीके के नहीं, चार तरीके के थ्योरम्स होते हैं इंटीग्रल. There are three types of integrals like line integral, surface integration and volume integration. Volume integration is not the part of vector calculus, it is the part of maths 2 actually. क्या जो भी हो, वॉल्यूम इंटीग्रल कहाँ आता है मैं बाद में बताऊँगा. तो इस वीडियो में मैं चार थ्योरम्स कवर करने वाला हूँ. पहले तो ग्रीन्स थ्योरम, उसके बाद मैं कवर करूँगा स्टोक्स थ्योरम को, उसके बाद इन्वर्स स्टोक्स थ्योरम, उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. एक थ्योरम बाकी रहेगा, वो है गॉस थ्योरम, एक्चुअली गॉस लॉ. इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा. फिलहाल के लिए डाइवर्जेंस, स्टोक्स एंड इन्वर्स स्टोक्स एंड क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन्स थ्योरम के साथ हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आता हूँ मैं लाइन इंटीग्रल्स पे. व्हाट आर द लाइन इंटीग्रल्स? देखो, लाइन इंटीग्रल्स क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाइन कितने टाइप के होते हैं. मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइन है और ये हमारा एक लाइन है. बेसिकली ये लाइन नहीं है, एक काइंड ऑफ लूप है. अब लाइन इंटीग्रल दो टाइप के जगहों पर किया जाता है, एक है क्लोज्ड, एक है ओपन. क्लोज्ड और ओपन में डिफरेंस क्या है ये बताता हूँ. क्लोज्ड लाइन का मतलब होता है अ लाइन विच इज़ एनक्लोजिंग an area, an amount of area which is enclosed by a line called a closed line. अब जब हम लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तभी फॉर डेफिनेट वहाँ पे ये ओरिएंटेड रहेगा, मतलब सरफेस हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन रहेगा लाइन इंटीग्रल्स पे, ठीक है. अब ओपन क्या होता है? ओपन मतलब ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी एरिया क्लोज्ड नहीं है. मान लो कुछ ऐसा भी लाइन है, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन, ज़रूर नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, ये कार्व है, इस कार्व ने भी कुछ क्लोज नहीं किया है, तो ये क्या है, ये है ओपन, ये है ओपन लाइन इंटीग्रल, ओपन लाइन इंटीग्रल. आई डोंट नो द स्पेलिंग प्रॉपर्ली, जस्ट इग्नोर. इन दैट केस इट इज enclosing an amount of area, that's why it is called closed line integral, right? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल. अब पहले मैं ओपन लाइन इंटीग्रल समझाऊंगा, उसके बाद क्लोज में आएंगे. अब देखो, ओपन लाइन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए. क्लोज को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट तो रहना बहुत ज़रूरी है, बट उसके लिए हम डायरेक्ट ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन दिया है. तो मैं ओपन लाइन इंटीग्रल पहले बताता हूँ. सबसे पहले देखो क्या होता है कि ओपन लाइन इंटीग्रल सॉल्व कैसे करें. इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा वेक्टर फील्ड दिया जाएगा, क्योंकि देखो ओपन लाइन इंटीग्रल कुछ ऐसे देते हैं, मतलब ये है सी, ये ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है. यहाँ पे सी क्या है? सी ही वो रीजन है और कह सकते हो वो लाइन है. अब सी ही हमें बताएगा. वैसे इस क्वेश्चन को देख के हम नहीं समझ सकते कि ओपन है या क्लोज्ड. अगर यहाँ पे ये सिंबल दिया होता तो मैं समझ जाता कि भाई ये क्लोज्ड है. अगर मुझे ये सिंबल नहीं दिया है तो इसका मतलब मुझे सी को अच्छी तरीके से एनालाइज करना होगा. अगर सी में कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या फिर कोई पैराबोला का इक्वेशन दिया है, इन दैट केस आई कैन से इट इज़ अ ओपन लाइन इंटीग्रल एंड आई हैव टू सॉल्व थ्रू द लाइक यू नो क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल अप्रोच जो होता है. नॉर्मल अप्रोच में बाद में बताऊँगा कैसे करते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ए वेक्टर और डी एल वेक्टर है, ये एक्चुअली में क्या है, 2D और 3D वेक्टर से, मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है, डीएल पे भी एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है. तो हम क्या करते हैं कि तीनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं किसी तरीके से. तो क्या तरीका है मैं क्वेश्चन के वक्त बताऊंगा. यहाँ पे सी जो है, हम अभी ओपन लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे कोई काइंड ऑफ कार्व जो कि किसी को क्लोज नहीं कर रहा, कोई एरिया को एनक्लोज नहीं कर रहा, ऐसे एक कार्व को हम पकड़ लेते हैं. अब याद रखना, ये कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव का कंसेप्ट क्या है. ये बोल रहा है कि जो मान लो इस इंटीग्रेशन को मैंने ऐसे लिखा, ए से बी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, यहाँ पे मैंने दिया सी. इसका मतलब भी सेम है. इसका मतलब है कि सी हमारा पाथ का नाम सी है, मतलब ये जो पाथ है इसका नाम सी है, और पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंडिंग पॉइंट है बी. यहाँ पे देखो एरो इस साइड में, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ ए, यहाँ बी, सी तो पाथ का नाम है. चलो सही है. अब ये इंटीग्रेशन बोल रहा है कि ये कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव कब होगा. पहले नॉन कॉन्जर्वेटिव बात है. नॉन कॉन्जर्वेटिव कब होगा? नॉन कॉन्जर्वेटिव होगा तभी, याद रखना इस चीज़ को,
नॉन कॉन्जर्वेटिव तब होगा जब ये एंड पॉइंट के ऊपर यानी कि ए और बी के ऊपर, पहली बात तो डिपेंडेंसी ऑन द एंड पॉइंट्स, लाइक ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स हियर, राइट, एंड ऑल्सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पाथ सी। मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक इंटीग्रल, एक लाइन इंटीग्रल जो कि ओपन लाइन इंटीग्रल है, इसे मैं तभी ओपन लाइन के लिए बोल रहा हूँ, क्लोज लाइन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट आ जाता है। ओपन लाइन के लिए एक इंटीग्रेशन जो है उसे मैं तभी नॉन कॉन्जर्वेटिव बोलूँगा जब ये एंड पॉइंट्स यानी कि जो लिमिट दिया है यहाँ पे ए और बी दिया है तो ए और बी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, प्लस जो पाथ है उस पाथ के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए। यानी कि मान लो ये सी पाथ है और मैं ए से बी तक सेम वेक्टर और सेम डीएल वेक्टर के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब मैंने पाथ किया चेंज, इसे मैंने बोला कि इसका नाम सी डैश है। इस पाथ पे क्या इंटीग्रेशन सेम रहेगा? नहीं रहेगा। अगर सेम होता है इसका मतलब वो एक कॉन्जर्वेटिव इंटीग्रेशन है। वेक्टर इंटीग्रेशन जो हुआ यहाँ पे वो जो ए वेक्टर है ना, ये जो ए वेक्टर, इसे एक्चुअली हम वेक्टर के मतलब वेक्टर तो बोलते हैं बट एक्चुअली हम इसे इसका नेम होना चाहिए वेक्टर फील्ड or vector point function because it is depending on the point x y z. Also you can say it is a field because it is operating in a kind of region, ठीक है। तो इसे हम वेक्टर फील्ड या फिर वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। ए को खैर जो भी हो, यहाँ पे हम इसे ए को वेक्टर फील्ड ही बोलते हैं, बेटर होगा। तो क्या होगा कि मैं सी डैश मतलब पाथ को जब भी मैं चेंज कर रहा हूँ तभी क्या होगा, ये नॉन कॉन्जर्वेटिव से अगर इंटीग्रेशन का आंसर नहीं बदलता है तो इसका मतलब है कि ये नॉन कॉन्जर्वेटिव नहीं, एक कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, ठीक है। इसका थोड़ा सा सेंस बनाते इस क्वेश्चन पे। मान लो ये तीनों पाथ हमारे पास है, ठीक है। ये बी है, ये ए है, ये गया, ये भी गया। मान लो ये C1 है, ये अंदर वाला C2 है और ये बाहर वाला C3 है। अब मैं कर रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे ए से बी डॉट लगाया मैंने, यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे आ गया डीएल वेक्टर, ठीक है। अब मैं इसे ना C1 के बेसिस में एक बार करूँगा, सेम इंटीग्रेशन को मैं करूँगा C2 के बेसिस में, सेम इंटीग्रेशन को अगर मैं करता हूँ C3 के बेसिस में। अगर तीनों के तीनों इक्वल है, एक मिनट, अगर तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, 3 ऑफ देम हैज़ टू बी इक्वल टू ईच अदर, ओके। मतलब तीनों के तीनों को इक्वल होना पड़ेगा, एक भी अगर इक्वल नहीं है तो गए काम से। इसका मतलब अगर 2 इक्वल है और एक इक्वल नहीं है तो न्यूमेरिकली लकीली इक्वल आ गया, इसका मतलब ये नहीं को कॉन्जर्वेटिव है। कॉन्जर्वेटिव का मतलब यही होता है कि तुम पाथ को कोई भी चेंज करो। आज मुझे पता है कि ए वेक्टर एक कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, मुझे स्ट्रेट लाइन पे पाथ दिया गया है सी, मुझे पता है कि एक कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, मैं ऐसे एक पाथ पे भी ले सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम रहेगा। बट मैं क्यों लूँ भाई, इतने बेकार से पाथ पे कौन लेता है, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, बेकार में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हो, ये बात तो समझ गए होंगे कि कॉन्जर्वेटिव का मतलब होता है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड तो करता है। और हाँ, अगर नॉन कॉन्जर्वेटिव बोल रहा हूँ तो नॉन कॉन्जर्वेटिव का मतलब है एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड तो करेगा ही, पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। पाथ अगर चेंज हो जाता है तो वहाँ पे खेल खत्म, वहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर कुछ अलग ही आ जाएगा। न्यूमेरिकली इक्वल आ सकता है बट इट इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल द पाथ्स यू कैन चूज़, ठीक है। तो ये है हमारा ओपन इंटीग्रल के लिए। अब आते हैं क्लोज इंटीग्रल के लिए। देखो क्या होता है कि क्लोज इंटीग्रल को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम एक क्लोज्ड पाथ ले रहे हैं। मान लो कुछ ऐसे टाइप का पाथ है जो कि ये बी है, मान लेते हैं ये ए है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे मैं ए से बी जा रहा हूँ, फिर से बी से ए आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्लोज लाइन इंटीग्रल के 2 मतलब होते हैं। मैंने पहले कहा था कि क्लोज लाइन मतलब होता है अ लाइन विच इज़ एनक्लोजिंग एन अमाउंट ऑफ एरिया, ठीक है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्लोज लाइन वो होता है जहाँ पे हम किसी पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करने के बाद आफ्टर अमाउंट ऑफ टाइम वी विल अगेन अचीव द सेम पॉइंट, ठीक है। मतलब ए से स्टार्ट किया मैंने, ए से फिर से आया, अब मुझे ना इंटीग्रेशन करना है। अब मान लो बोला गया कि ए एक क्या है, नॉन कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। तो मुझे एक बात बताओ, नॉन कॉन्जर्वेटिव का मतलब है कि अगर मैंने इसे इस पाथ को मैं पाथ को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये C1 पाथ है, ये C2 पाथ है। अगर मैंने सेम इंटीग्रेशन को किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये सिंबल देगा, तो मैं C को देखकर समझना होगा कि भाई ये क्लोज्ड है या मतलब
ओपन है, ठीक है। सी को देखे बिना कभी मत बोलना कि क्लोज्ड है ओपन है। हाँ, सिम्बोलाइज अगर किया गया है, भाई ये सिंबल दिया गया है तो ये क्लोज्ड है, कंफर्म क्लोज्ड है। हाँ, अगर एग्जामिनर ने अभी टाइपिंग मिस्टेक किया तो दैट्स अनदर फैक्टर। सो जो भी हो, यहाँ पे हम सेम इंटीग्रेशन को अंजाम दे रहे हैं। देखते आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो, अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है, मुझे एक बात बताओ, मैं पहले जा रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, मैं पहले C1 पाथ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले C1 पाथ पे चेक कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ A से B तक, ठीक है। सेम इंटीग्रेशन है। मैं इस अंदर वाले पोर्शन को थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए P से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये P आएगा और P कोई वेक्टर नहीं है, स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दोनों वेक्टर्स के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे, P आएगा। तो इसे मैं C1 पाथ पे चेक कर रहा था, ठीक है। प्लस अब देखो, मैं यहाँ पे C2 पाथ पे सेम यहाँ से B से A, क्योंकि देखो C2 पाथ में क्या हो रहा है, B से A तक जा रहा है, मतलब B से A, एरो इस साइड में है, एरो इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये फिर से मैंने P लिखा और यहाँ पे मैं C2 में चेक कर रहा हूँ। अगर A हमारा एक नॉन कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो इसका मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, फॉर डेफिनेट डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि A से B तक अगर हमने C1 पाथ पे देखा तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा I1 और इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा I2 एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल। बट अगर ए एक कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड हुआ तो भाई बोथ ऑफ देम आर इक्वल, नो, अभी भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट ना थोड़ा सा उल्टा दिया है, तो बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल। एक्चुअली थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। ए से बी तक गया, यहाँ पे P, C1 पाथ को मैंने चेक किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो एक माइनस लाया, ये A से B तक हो गया, यहाँ पे P मैं समझा तो मैंने क्या किया है अभी। देखो क्या होता है कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल, अरे क्या हो रही है, हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वेट f(x) dx, मान लो मैंने कहा A से B तक ये है, इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ माइनस लगा के B से A तक f(x) dx, ठीक है। तो इसे मैं ना इरेज कर रहा हूँ, मतलब देखो क्योंकि ये सबको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखना बहुत ही ज़रूरी चीज़। तो इसका मतलब है कि इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैंने बस लिमिट को एक्सचेंज किया है और यहाँ पे एक माइनस लिया है। अब मुझे बताओ, ए एक कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, क्या कहा मैंने, ए एक कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। इसका मतलब है कि ये जो P है इसका इंटीग्रेशन हम A से B पॉइंट तक, एंड पॉइंट आर सेम, दोनों इंटीग्रल में एंड पॉइंट सेम है, पाथ चेंज है। अगर ये नॉन कॉन्जर्वेटिव होता तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम नहीं होता। क्योंकि ये एक कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन सेम होना चाहिए, यानी कि I1 माइनस I1, इसका मतलब हुआ 0। इसका एक बहुत ही अच्छा सेंस इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्लोज लाइन पे देख रहे हैं तभी अगर A हमारा कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी बड़ा इंटीग्रेशन दिया जाए उसका आंसर हमेशा 0 होगा। फिर से बोल रहा हूँ, A को अगर मैंने एक बार कॉन्जर्वेटिव प्रूफ कर दिया और अगर हमारा जो C है, जो टोटल पाथ, मतलब C बोले तो C मतलब क्या है, C इक्वल्स टू यहाँ पे C1 प्लस C2 है एक्चुअली, ठीक है। मतलब टोटल पाथ है ना, C1 पहले C1 गया उसके बाद C2 गया, तो टोटल पाथ कितना हुआ, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, सही है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल को चेक कर रहा हूँ और हमारा जो वेक्टर फील्ड है वो एक कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो हमेशा इंटीग्रेशन का आंसर 0 ही होगा, वो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा 0 होगा। और अगर मैंने बस ये छोटा सा एक प्रूफ दिखाया, ये प्रूफ उतना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है बट ये समझाने के लिए बोलना ज़रूरी था। अब देखो क्या होता है कि ए को कॉन्जर्वेटिव वेक्टर फील्ड कैसे प्रूफ करें। एक काम करना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो डेल क्रॉस ए होता है ना, इसका आंसर देख लेना, ठीक है। इसका आंसर, इसका मॉड नहीं, सॉरी मॉड तो नहीं होता है एक्चुअली, मॉड क्यों ले रहा हूँ। इसका आंसर अगर नल वेक्टर आ गया, इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका आंसर 0 आ जाता है, तो ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कभी भी कोई स्केलर मिल सकता है, 0 तो एक स्केलर वैल्यू है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नल वेक्टर का सिंबल देना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब थियोरेटिकली वो नल वेक्टर है, क्वेश्चन अगर आता है, अगर एग्जामिनर उतना ज़्यादा स्पेसिफाई करके देना चाहता है तो फॉर डेफिनेट वहाँ पर नल वेक्टर लिख के देगा, तो ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो बोला गया कि ए एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ऐसा नहीं देगा, बोलेगा कि ये ए का कर्ल 0 है या फिर नल वेक्टर है। बताओ, इतना बड़ा एक बहुत ही खतरनाक सा इंटीग्रेशन दिया, बोला इसका आंसर क्या है बताओ, ठीक है। मुझे ज़्यादा कुछ सोचना है, उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख देना है। और हाँ, ये ज़रूर चेक करना है कि C क्या क्लोज्ड है या
ओपन है, ओपन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ओपन में ऐसा कुछ मत करना, ओपन में भाई मतलब ख़त्म समझ लो। तो ये है हमारा जो लाइन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट था। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन में ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि मतलब कैसे सॉल्व करते हैं लाइन इंटीग्रेशंस को, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे लाइन इंटीग्रेशन को ऑपरेट करते हैं, बट उससे पहले ये क्वेश्चन